इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई के द्वारा पूछे गए भूगोल से हम लोग कुल 20 प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए कुल 40 प्रश्न पूछा गया है। हम लोग इस वीडियो में 20 प्रश्नों को कवर करेंगे, वो भी व्याख्या के सहित। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा, यानी पूछा है कि नेपाल से कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान और पंजाब। बी दिया है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। और देखिए सी दिया है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम। डी दिया उपयुक्त में से एक से अधिक। और देखिए ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं देखिए वह उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न का हम लोग देखिए नीचे व्याख्या भी देख लेते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत से तथा पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्य की सीमाएं भूटान से लगती है। ये भी याद रखिएगा, अब एग्जाम में पूछ लेगा कि भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये जो राज्य हैं भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए दोस्तों इन व्याख्या को देखिएगा, एग्जाम में व्याख्या से प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो देखिए कहा कि ऊंचाई के घटते क्रम में दी गई है, तो कौन सा क्रम सही नहीं है। पहले दिया है कि माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा। बी दिया माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। सी दिया धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। और देखिए डी दिया उपयुक्त में से एक से अधिक। ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न का व्याख्या हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न का व्याख्या जो है यहाँ नीचे दिया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पर्वतों चोटियों की जो ऊंचाई है घटते क्रम में। देखिए सबसे पहले माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा आएगा, ये देखिए भारत में है 8,598 मीटर। मकालू है नेपाल में 8,481। धौलागिरी नेपाल में 8,172। नंगा पर्वत देखिए भारत में 8,126। अन्नपूर्णा देखिए नेपाल में है 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर। कामेत जो है भारत में है 7,756 मीटर। नामचा बरुआ देखिए भारत में है 7,756 ये भी। और गुरुला मंधाता नेपाल में है 7,728 मीटर। देखिए आप लोग ऊपर के 2-3 पर्वतों की ऊंचाई याद कर लीजिएगा, बाकी आप लोग यह याद कीजिएगा कि कौन सा पर्वत किस देश में। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा भारत में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत में है। अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है। नंदा देवी भारत में, कामेत भारत में, नामचा बरुआ भारत में, गुरुला मंधाता नेपाल में। ये आप लोग याद रखिएगा कि किस देश में कौन सा पर्वत है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। कावेरी की, महानदी की, गोदावरी की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो देखिए आप लोग गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। याद रखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। यह नदी 1465 किलोमीटर लंबी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 3.13 लाख वर्ग किमी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियां वेनगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता तथा मंजरा। देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि यह नदी कितने राज्यों से होकर बहती है। देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्य में। और यह भी याद रखिएगा कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो वेनगंगा, इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा देखिए इसकी सहायक नदियाँ याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। घने लंबे वृक्ष की पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी सही होगा। तो मैंग्रोव वन के बारे में बताया गया यहाँ पर देखते हैं।
मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव वन कच्छ, ज्वारी, संकरी, खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वारनद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। घने मैंग्रोव वनों के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए, सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण ही इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। एरिया को ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का जो होगा वह ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो होगा व्याख्या देखते इधर हम लोग यहाँ दिया होगा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी भारत में बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय उद्यान वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण योजना आरंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों को संरक्षण देना तथा इनकी संख्या में वृद्धि करना है। देखिए, यहाँ से एग्जाम में पूछ लेगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। फिर पूछेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट किया गया था? तो 1973 से भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, प्रश्न आसान है। गंगा को, कि कोसी को, कि गंडक को, उपर्युक्त में से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि देखिए यह नदी हर साल बाढ़ लाती है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। देखिए, अपना मार्ग बदलने के कारण कुख्यात रही है। अभी एग्जाम पूछा गया कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। वह परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल लेती है। कोसी 7 नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें अरुण प्रमुख है, जो गोसाईथन यानी देखिए गोसाईनाथ होगा, नेपाल के उत्तर से यह नदी निकलती है। तो कोसी नदी नेपाल से निकलती है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के, कि कर्नाटक और तमिलनाडु के, कर्नाटक और केरल के, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच इस नदी का विवाद है। कृष्णा नदी गोदावरी नदी विवाद है जो है। देखिए, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा तथा कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों में कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के बीच का कावेरी जल विवाद था। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कर्मनासा जल विवाद आदि भी प्रमुख है। देखिए, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कर्मनासा जल विवाद के राज्यों से संबंधित है, यूपी और बिहार से है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए, यह 8 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? पंचायती राज आंदोलन, की रक्तहीन क्रांति, हरित क्रांति, की उपर्युक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। देखिए, जो यह भूदान या ग्रामदान आंदोलन है, इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा पोचमपल्ली नामक स्थान से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इस प्रश्न का 8वां प्रश्न है, उसका व्याख्या देखते हैं। श्री रामचंद्र रेड्डी द्वारा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की गई, जिसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की, जिसे ग्रामदान कहा गया।
विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखें। देखिए बहुत लोग भूदान आंदोलन जानते हैं, लेकिन यदि प्रश्न घुमा लेता है, पूछ लेगा रक्तहीन क्रांति, तो लोग नहीं जानते हैं। और देखिए एग्जाम में पूछ भी लिया गया था। तो रक्तहीन क्रांति का संबंध विनोबा भावे से ही है, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? गया की, जमुई की, भागलपुर की, उपयुक्त में से एक से अधिक की, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो जमुई जिला है यह सोना के लिए बहुत फेमस है, याद रखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक यहाँ पर होगा। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्तड़ क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। बिहार में नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और गया प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं, जबकि नवादा और जमुई जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 10 दिया है। देखिए प्रश्न लिखा है कि भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ढाका में, कि हुगली में, कि रिसड़ा में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग जो स्थापित किया गया था वो रिसड़ा में किया गया था, जो पश्चिम बंगाल के पास ही है। देखिए भारत में पहला जूट यानी पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसड़ा में सन 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। देखिए एग्जाम में यह पूछा गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। और देखिए पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका को, कि इंडोनेशिया को, कि मालदीव को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। 8 डिग्री चैनल जो है यह देखिए भारत को मालदीव से अलग करता है। मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, भी याद रखिएगा। जो भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। देखिए 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार समूह को अलग करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ से कवर किए हैं। जो 8 डिग्री चैनल है यह भारत यानी लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। और देखिए 9 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 10 डिग्री जो चैनल है यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है और पूछ भी सकता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो है 12। चुम्बा घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, लद्दाख और तिब्बत के मध्य, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा हम लोग देखते हैं। देखिए इधर दिया होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चुम्बा घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। याद रखिएगा चुम्बा घाटी जो है सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। चुम्बा घाटी सिक्किम के जेलेपला से तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ये भी याद रखिएगा कश्मीर घाटी जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। यहीं पर डल झील भी स्थित है। कश्मीर घाटी करेवा के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए भारत में अन्य प्रमुख घाटियाँ जैसे दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी इत्यादि सब स्थित है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया। मानसरोवर तिब्बत को, कि माना चमोली को, कि लाटो लेह को, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का हम लोग देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में मानसरोवर तिब्बत को पहचाना गया है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग सम्मिलित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाया जाने वाला प्रविष्टन क्षेत्र इसकी ऊपरी सीमा निर्धारित करता है, जो महाद्वीपीय भी क्षण के रूप में है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, देखिए इस चैनल के द्वारा जो है
बिहार जो SCERT की किताबें हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 9वीं 10वीं का इतिहास देखिए इस चैनल के द्वारा कवर करा दिया गया है, और साथ में कक्षा 9वीं और 10वीं का देखिए पॉलिटी भी कवर करा दिया गया है। आप लोग चैनल के पेज में जाकर हिस्ट्री और पॉलिटी जाकर कवर कर सकते हैं NCERT SCERT बुक के माध्यम से। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए दिया है, गंगा के ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करता है या करती है? विंध्यन पहाड़ियाँ कि गंगा नदी कि यमुना नदी की उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण यमुना नदी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम और दक्षिण में, शिवालिक पहाड़ियों द्वारा उत्तर में तथा 100 मीटर की समुच्च रेखा इलाहाबाद फैजाबाद रेल लाइन द्वारा पूर्व में सीमांकित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,49,029 वर्ग किमी है, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 63% है। सूक्ष्म स्तरीय स्थलाकृत विशेषताओं के आधार पर ऊपरी गंगा मैदान को 3 सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों में देखिए बांटा गया है। गंगा यमुना दाब रुहेलखंड मैदान एवं अवध मैदान देखिए इनमें बांटा गया। ऊपरी गंगा मैदान को 3 इकाइयों में बांटा गया, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो है 15 दिया है, इसको देखते हैं। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह की पूर्ववर्ती प्रवाह की वृक्षाकार की उपयुक्त में से एक से अधिक की कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा। तो चंबल नदी के अपवाह तंत्र का जो प्रकार है वह अध्यारोपित प्रवाह है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। चंबल नदी जो है अध्यारोपित अपवाह तंत्र का प्रकार है। अध्यारोपित अपवाह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। सोन नदी भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है, भी याद रखिएगा, और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती हुई राजस्थान के कोटा में पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया। तो चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध बनाया गया राजस्थान में, याद रखिएगा। और देखिए चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो है वह 16 है। देखिए इस वीडियो हम लोग कुल 20 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि यदि हम लोग 40 प्रश्नों को पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं जल्दी कम टाइम में जो है इन प्रश्नों को कराने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया है कि मानसून की उत्पत्ति की तापी विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। एडमंड हेली की हॉर्न की कोपेन की उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानसून की उत्पत्ति की तापी विचारधारा के जो प्रतिपादक व समर्थक हैं, देखिए एडमंड हेली ने सन 1686 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या तो किया था। इस संकल्पना के अनुसार मानसून स्थल एवं महासागरीय क्षेत्रों के विभेदक मौसमी उष्मन से उत्पन्न बृहत स्तर की स्थल एवं जलीय समीरें हैं। गतिक संकल्पना का प्रतिपादन फ्लोन महोदय ने 1951 में किया था। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 दिया है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। कश्मीर घाट की, पंजाब और हरियाणा की, कोरोमंडल तट की, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पूछा कि शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर प्राप्त होती है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जो कोरोमंडल तट है, व्याख्या देखते हैं। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पौने अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती है, और कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा करती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाले कुछ क्षीण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकाल में कुछ वर्षा करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए 18 दिया है, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है समशीतोष्णकटिबंधीय कि उपोष्णकटिबंधीय कि उष्णार्ध कटिबंधीय कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णार्ध कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए दिया है,
2001 से 11 के दशक में भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत रही 17.30% कि 17.40% कि 17.50% की उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा, देख सकते हैं कितना करीब में यह प्रश्न पूछा गया, इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर होगा। तो 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखिए 17.70% रही है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.67% है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के 2 सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, एक देखिए दादर और नगर हवेली है और दूसरा दमन व दीव है। दादर और नगर हवेली में 55.9%, दमन व दीव में 53.8% है। तथा देखिए निम्नतम वृद्धि दर वाले 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखिए, पहला नागालैंड है, देखिए नकारात्मक वृद्धि यहाँ पर देखा गया है, और केरल है 4.91% है। अगला देखते हैं आज का, देखिए अंतिम प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा, देखिए ऑप्शन नंबर पहले ए दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बी दिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सी दिया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, डी दिया उपयुक्त में से एक से अधिक, ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो इन 5 राज्यों को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य जो हैं, देखिए पहला यूपी है, तब महाराष्ट्र है, बिहार है, तब पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, और देखिए 15वीं जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम में भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इतने कम टाइम में इन 20 प्रश्नों को कवर कर लिए। यदि आप लोग इसी प्रकार के और भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।